ज्वालामुखी की राख कितनी खतरनाक है। भारत में कई हवाई उड़ानें प्रभावित। इथियोपिया में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी फटने की वजह से आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक राख के बादल दिखाई दे रहे हैं। इसका असर भारत तक देखा जा रहा है। राख का ये गुबार लाल सागर को पार कर मध्य पूर्व और मध्य एशिया की तरफ बढ़ रहा है। जमीन पर इसका अधिक असर महसूस नहीं होगा क्योंकि ये बादल बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन यह ऊंचाई ही वह जगह है जहां ज्यादातर यात्री विमान उड़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने BBC को बताया है कि इसकी वजह से प्रभावित ऊंचाई समुद्र तल से 8.5 किलोमीटर, 5.2 मील और 15 किलोमीटर के बीच है। महापात्रा ने कहा, इससे सैटेलाइट के काम करने और उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है, लेकिन इससे मौसम की स्थिति या वायु की गुणवत्ता या मौसम पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। ज्वालामुखी की राख सोमवार रात उत्तर भारत पहुंची थी और ऐसा लगता है कि यह अब चीन की ओर बढ़ रही है। इसकी वजह से भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें या तो देरी से चल रही हैं या रद्द कर दी गई हैं। कई उड़ानों का रास्ता भी बदला गया है। देश के विमान नियामक DGCA ने एयरलाइन से कहा है कि वह प्रभावित क्षेत्रों से बचने की हर संभव कोशिश करें। सवाल है कि आखिर ये राख इतनी खतरनाक क्यों है? क्या ये जहाज के इंजन को फेल कर सकती है? इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जानकारों के अनुसार ज्वालामुखी की राख से सबसे बड़ा खतरा हवाई जहाज के इंजन को हो सकता है। एयर इंडिया ने 11 उड़ानें रद्द की हैं, वहीं इंडिगो, आकाशा और KLM की उड़ानें भी इस कारण प्रभावित हुई है। DGCA ने स्थिति के मद्देनजर विमानन कंपनियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। DGCA ने एयरलाइन कंपनियों से कहा है कि वह अपने पायलटों से कहें कि राख के बादल दिखने की जानकारी तुरंत नियामक से साझा की जाए। साथ ही वो इंजन की परफॉर्मेंस और विमान के केबिन में किसी तरह की गंध या राख देखे जाने के संबंध में भी रिपोर्ट करें। DGCA ने कहा है कि प्रभावित इलाकों के आसपास संचालित होने वाले उड़ानों की निगरानी करने को कहा है कि स्थिति बिगड़ने पर प्रभावित हवाई अड्डों पर उड़ानें रोकी जाए या उनमें देरी की जाए। हवाई जहाज के लिए राख के बादल सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि इससे उनका इंजन खराब हो सकता है। ज्वालामुखी फटने पर बहुत बारीक राख और कण आसमान में फैल जाते हैं। ये कण सिलिकेट नाम के बेहद सख्त पदार्थ से बने होते हैं। जब ये जेट के इंजन में जाते हैं तो अंदर के तेज तापमान की वजह से पिघल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह इंजन के ठंडे हिस्सों तक पहुंचते हैं, ये दोबारा जमकर कांच जैसी परत बना लेते हैं। ये कांच जैसी परत हवा के बहाव को रोकती है। इसकी वजह से इंजन रुक भी सकता है या पूरी तरह फेल भी हो सकता है। हालांकि अगर इंजन बंद हो जाए तो वह जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर कई बार पिघली हुई राख टूटकर अलग हो जाती है और इंजन को दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर यह स्थिति टेक ऑफ या लैंडिंग के समय हो जाए तो इंजन को दोबारा स्टार्ट करने का समय ही नहीं मिलेगा और दुर्घटना की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख सिर्फ विमान के इंजन को ही नहीं प्रभावित करती, बल्कि विमान की बाहरी सतहों और नेविगेशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकती है। राख के सख्त और नुकीले कण विमान की खिड़कियों और बाहरी सतह से टकराते रहते हैं, जिससे वह धीरे धीरे घिसने लगती है। राख के कण सैंड पेपर की तरह डिस्ट स्क्रीन
को घिस देते हैं, जिससे पायलट की विजिबिलिटी कम हो जाती है। हालांकि यह घिसावट तुरंत किसी बड़े खतरे में नहीं बदलती, लेकिन विमान के लिए यह नुकसानदेह होता है और आगे चलकर मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। यह जहाज के सेंसरों को भी खराब कर सकती है। इससे स्पीड मापने वाले सेंसर गलत रीडिंग दे सकते हैं और नेविगेशन में मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा केबिन की हवा की क्वालिटी भी इसकी वजह से खराब हो सकती है। राख के बहुत महीन कण कभी कभी वेंटिलेशन सिस्टम में घुस जाते हैं, जिससे यात्रियों और क्रू को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन मास्क पहनने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि माउंट अंगुंग ज्वालामुखी फटने के बाद की तस्वीर साल 2017 राख के बादल को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ऊंचाई पर यह सामान्य बादल की तरह नहीं दिखता। इससे पहचानने का सबसे भरोसेमंद संकेत है सेंट एल्मो की रोशनी, यानी राख के कणों के कारण विमान के आसपास हल्की चमक दिखाई देना। यह पायलट को चेतावनी देता है कि विमान ऐश क्लाउड राख के बादल में जा रहा है। ऐसी स्थिति में पायलट की पहली कोशिश वहां से विमान को मोड़कर कम इलाके से बाहर निकाल लेने की होती है। पायलट इंजन का थ्रस्ट कम भी कर सकता है, जिससे इंजन का तापमान घटता है और इंजन फेल होने की संभावना कम हो जाती है। असल में बेहतर यह है कि पायलट ऐसी स्थिति में फंसे ही नहीं। इसके लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 9 वोल्केनिक ऐसे एडवाइजरी सेंटर बने हैं। इनका काम ज्वालामुखी फटने पर हवा में फैल रही राख की दिशा और खतरे को ट्रैक करना है। यह जानकारी एयरलाइंस के साथ साझा की जाती है। 1982 में इंडोनेशिया के ऊपर से उड़ान भरते समय ब्रिटिश एयरवेज के एक बोइंग 747 को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। 2010 में आइसलैंड के ज्वालामुखी एयाफयात लाइकुट के विस्फोट के कारण करीब 2 हफ्तों तक यूरोप में हवाई यात्रा पूरी तरह रुक गई थी। राख को आंखों से पहचानना मुश्किल होता है और कभी कभी रडार भी इन छोटे कणों को नहीं पकड़ पाता। इसके चलते पिछले कुछ सालों में इंडोनेशिया में कई बार छोटे छोटे एयर स्पेस बंद करने पड़े हैं। पिछले सालों में इंडोनेशिया में भी कई बार छोटे छोटे एयर स्पेस बंद किए गए हैं। 1982 में कुआलालंपुर से पर्था जा रही ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान इंडोनेशिया के ऊपर राख के बादल में चली गई थी। पायलट ने पहले सेंट एल्मो की रोशनी देखी और कुछ ही मिनटों में विमान के सभी 4 इंजन बंद हो गए। विमान 11,300 मीटर से गिरकर 3,650 मीटर तक नीचे आ गया था। उसके बाद इंजन दोबारा स्टार्ट हुए और विमान को सुरक्षित जकार्ता में उतारा गया। साल 1989 में भी इस तरह का एक बड़ा हादसा होते होते बच गया था। अलास्का में माउंट रेडआउट ज्वालामुखी फटने के एक दिन बाद KLM का एक बोइंग 747 विमान एम्स्टर्डम से टोक्यो जा रहा था। उड़ान के दौरान अचानक विमान के चारों इंजन एक साथ बंद हो गए थे। इंजन बंद होने पर जहाज करीब 4000 मीटर नीचे गिर गया, लेकिन जैसे ही इंजन ठंडे हुए पायलट ने उन्हें दोबारा शुरू कर दिया। विमान को सुरक्षित तरीके से एंकरेज में उतारा गया। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार ऐसे कुछ गंभीर मामले जरूर हुए हैं, लेकिन अब तक ज्वालामुखी की राख की वजह से कोई विमान दुर्घटना, किसी यात्री की मौत या गंभीर चोट दर्ज नहीं हुई है। कब तक रहेगा असर, इस पर आइए चर्चा करते हैं। स्काईमेट वेदर के अध्यक्ष GP शर्मा ने कहा, ज्वालामुखी फटने से पैदा होने वाला प्रदूषण हवा में राख और ज्वालामुखी से निकलने अन्य छोटे कण को मापने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है। सेंसर पहले से ही लगाने पड़ते हैं, लेकिन इस ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर
लेकर लिए तैयारी किए कई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए प्रदूषण का स्तर क्या है ये कहा नहीं जा सकता। कई हजारों सालों से सुप्त इस ज्वालामुखी से रविवार सवेरे धुएं और राख का बाहर निकलने लगा। मौसम की जानकारी रखने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने कहा है कि आसमान से राख पूरी तरह साफ होने में कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि ज्वालामुखी की राख दिल्ली से दूर जा रही है और हमारा अनुमान है कि मंगलवार शाम तक दिल्ली का आसमान साफ हो जाएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।